Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter Fundamental Rights. Today we're going to start with article number 14. हमने देखा था राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी के लिए जो हमने आर्टिकल्स देखे थे फर्स्ट लेक्चर में, अगर आपने पढ़ा हो तो वो 14 से स्टार्ट होते थे और 18 पे ख़त्म होते थे. राइट 5 हमने पढ़ा था, 542. राइट, तो आर्टिकल 14 देखेंगे पहला इसके अंदर, राइट टू इक्वालिटी के अंदर. ये जो आर्टिकल है ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ओके, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ बिफोर वी स्टार्ट. मैं जो डॉक्यूमेंट यूज़ कर रही हूँ ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का पब्लिश डॉक्यूमेंट है. आप लोग प्लीज़ अपनी जो लक्ष्मीकांत है लेटेस्ट एडिशन उसको आप खोल कर रखिए, वेदर इन PDF ऑनलाइन, लाइक PDF फॉर्म और हार्ड कॉपी, विच एवर इज़ कन्वीनियंट फॉर यू. साथ में पढ़िए. ओके, तो आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. ठीक है, इसे ऐसे ही याद रखना है, आधा नहीं लिखना है, पूरा लिखना है. इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. राइट, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि स्टेट जो है इट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इसका मतलब क्या है कि ये जो फंडामेंटल राइट है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया काम करेगा. मतलब ये सिटीजन्स के लिए तो है ही, साथ में फॉरेनर्स के लिए भी है, ऑल पर्सन्स के लिए है. ये क्लियर हुआ? इसके अलावा एक और चीज जो यहाँ पे मेंशन्ड है वो ये है कि जब दे आर टॉकिंग अबाउट पर्सन, सो दे ऑल्सो इंक्लूड लीगल पर्सन्स. ठीक है, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उन्हें लीगल पर्सन्स का मतलब पता होगा. राइट, लीगल पर्सन्स में आपके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आ सकते हैं, कंपनीज आ सकती है, रजिस्टर्ड सोसाइटीज आ सकती है, या एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन, सब कुछ इसके अंडर आता है. इतना क्लियर है? राइट, इतना चिल है, ये तो इजी है इतना. अब हम देखते हैं दो पार्ट्स जो हमने इसमें पढ़े. ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये फर्स्ट पार्ट हुआ आपका. राइट, और सेकेंड पार्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये सेकेंड पार्ट है. जब हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका ओरिजिन जो है ये ब्रिटिश ओरिजिन है. कॉन्सेप्ट का जो ओरिजिन है वो ब्रिटिश ओरिजिन का है. जब हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात कर रहे हैं तो ये अमेरिकन ओरिजिन का है. इतना क्लियर है? जो फर्स्ट आपका पॉइंट है यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका क्या मतलब है हम देखने की कोशिश करते हैं. इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल privilege in favor of any person. Equality before law बात कर रहा है absence of privilege की in favor of any person, special privilege. ठीक है, राइट. सेकेंड अगर हम पॉइंट की बात करें इसी इक्वालिटी बिफोर लॉ में, इसका मतलब है इक्वल सब्जेक्शन, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स. ठीक है, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स. क्या मतलब है? सारे ही लोगों का इक्वल सब्जेक्शन होगा. ठीक है, टू वॉट? टू ऑर्डिनरी लॉ. ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ की तरफ इक्वल सब्जेक्शन होगा. राइट, एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी कोर्ट. ये ऑर्डिनरी वर्ड यूज क्यों किया है? क्योंकि ऑब्वियसली स्पेशल केसेस होते हैं, यू नो, मार्शल कोर्ट्स होते हैं. राइट, वो कोर्ट्स अलग है. यहाँ हम ऑर्डिनरी कोर्ट्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, और ऑर्डिनरी लॉज की बात कर रहे हैं. राइट, स्पेशल लॉज की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे यू नो जो एक्सट्रीम लॉज होते हैं, लाइक यू नो
आपके टेररिज्म से रिलेटेड अगर आप कोई लॉज लॉज देखे या यूएपीए देखे, वहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस हैं, वो अलग है, उनकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। हम ऑर्डिनरी लॉ की बात कर रहे हैं और ऑर्डिनरी कोर्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट मार्शल की बात नहीं कर रहे। ओके। इसके अलावा एक और पॉइंट जो यहाँ पे आपको मेंशन्ड है वो ये है कि नो पर्सन, whether rich or poor, high or low, official or non-official, is above law. No person is above law. ठीक है। मतलब कि ये जो ब्रिटिश ओरिजिन वाला है, क्या है ये? इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये लिमिट कर रहा है कोई चीजें। क्या लिमिट कर रहा है ये? फर्स्ट में हमने पढ़ा कि ये बोल रहा है कि एब्सेंस है एनी स्पेशल काइंड ऑफ प्रिविलेज का। सेकेंड ये बोल रहा है कि इक्वल सब्जेक्शन है ऑफ ऑल पर्सन्स। ठीक है। थर्ड ये बोल रहा है कि नो पर्सन इज अबव लॉ। राइट। तो ये जो कॉनोटेशन है ये ब्रिटिश ओरिजिन से आया है और ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। अब हम जो देखने वाले हैं, हम पॉजिटिव कॉनोटेशन देखने वाले हैं, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन है, जिसका ओरिजिन अमेरिका से है। ठीक है। दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है। अमेरिकन ओरिजिन। ये क्या बोल रहा है, अब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। पॉजिटिव है ना ये टर्म, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है। बोथ इन प्रिविलेज एंड लायबिलिटी। मतलब क्या है कि अगर दो लोगों की सर्कमस्टांसेस इक्वल हैं तो उनको इक्वल प्रिविलेजेस और इक्वल लायबिलिटीज कॉन्फर होंगी। ठीक है। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, बोथ इन प्रिविलेज एंड लायबिलिटी। ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट जो यहां पे है वो ये है, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। अगर दो लोग हैं सिमिलरली सिचुएटेड हैं तो उन पे सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉ होगा। सेम लॉ का एप्लीकेशन दो लोगों पे जो कि सिमिलरली सिचुएटेड है, सिमिलर होगा। राइट। थर्ड कॉन्सेप्ट यहां पे क्या है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन मतलब लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। आप यहां पे अगर आपने अमेरिकन जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इसमें अगर आप बात करें तो बहुत स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि इक्वालिटी है ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। ठीक है। ठीक है। फिर सेकेंड जब हम पॉइंट पढ़ रहे, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज। ठीक है। हु आर टू ऑल पर्सन्स हु आर सिचुएटेड, सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन्स पे। ठीक है। तो मतलब ये बहुत कैटेगोरिकली मेंशन्ड है कि जो आपके सिमिलरली सिचुएटेड लोग हैं उन पे सिमिलर लॉज लगेंगे। ठीक है। मतलब सर्कमस्टांस को सिमिलर होना जरूरी है एप्लीकेशन के सिमिलर होने के लिए, सेम लॉज के। ओके। ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे वहां पे लैक ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज की बात कर रहे हैं, यहां पे कॉन्फर करने की बात कर रहे हैं प्रिविलेज। सेम सिमिलरली सिचुएटेड लोगों पे सिमिलर प्रिविलेजेस अप्लाई होंगे। ठीक है। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं इनका अगर आप एम देखें तो बहुत ही क्लियर है। एम क्या है? एस्टैब्लिश करना क्या? इक्वालिटी। किस टाइप की? ऑफ लीगल स्टेटस
ठीक है, लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस। क्या है एम? इस्टेब्लिश करना। क्या इस्टेब्लिश करना? इक्वालिटी। किस टाइप की? लीगल स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की और जस्टिस की। ठीक है, जो आपको मैंने अभी ये सब मेंशन किया कि इक्वल इक्वल इंसान, मतलब इक्वली सिचुएटेड, इक्वल सर्कमस्टांसेस पे इक्वल लॉज अप्लाई होंगे, सेम सेम लॉज, ये जो हमने पढ़ा अभी बेसिकली, उसको क्लियर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है। इसको पढ़ते ही आपका क्लियर हो जाएगा दिमाग में कि क्या बात बोली गई है। ये बोला गया है कि वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली, यहां पे इन सिचुएशंस में जहां पे इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली, यहां पे आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सिचुएशन वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली, यहां पे आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। ठीक है, राइट, ओके। आपको ये समझना पड़ेगा कि आर्टिकल 14 जो है, इट फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन। ठीक है, ये आपको पता है, ये आपको क्लियर हो गया इतनी चीजों से, राइट। लेकिन ये परमिट करता है क्या? रीजनेबल क्लासिफिकेशन। इसका क्या मतलब है? ये परमिट करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इसका क्या मतलब है? ठीक है, देखते हैं क्या मतलब है। ठीक है, इसके पहले कि हम इसे देखें कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन ये कैसे अप्लाई करने को अलाउ करता है, आपको ये पता होना चाहिए कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन किन चीजों का है। पर्सन्स का है, ऑब्जेक्ट्स का है और ट्रांजैक्शन का है। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है ये आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए ना, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए और एवेजिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है इसका बेसिस क्या होना चाहिए? इंटेलिजिबल, डिफरेंशियल एंड सब्सटैंशियल डिस्टिंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहां पे? बोला जा रहा है कि इट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन, राइट, which should be based on intelligible, differential and substantial distinction. जब हम डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे, एक्सेप्शंस जब हम पढ़ने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी के अभी, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, विमेन या फिर बैकवर्ड क्लासेस की जब हम बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बोलने के लिए क्यों बोला गया था। ठीक है, इतना क्लियर है? एक और कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है आपके लक्ष्मीकांत में, वो भी कर लेते हैं ताकि आप ये पूरा आर्टिकल 14 कंप्लीट हो जाए। ठीक है, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। ठीक है, एवी राइसी का कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है, एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे वो। ठीक है, और एक्चुअली रूल ऑफ लॉ से आया है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो हमने अभी पढ़ा ना। क्या पढ़ा था हमने? इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि ब्रिटिश कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये एक्चुअली रूल ऑफ लॉ के से आया है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, रूल ऑफ लॉ एक्चुअली क्या बोलता है वो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रूल ऑफ लॉ 3 एलिमेंट से बना हुआ है। राइट, कौन से 3 एलिमेंट से बना हुआ है वो देखते हैं। पहला है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर।
मतलब क्या है कि कोई भी इंसान जो है उसे पनिशमेंट तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि उसने लॉ को ब्रीच ना किया हो. जबरदस्ती आप किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकते हो. रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, ठीक है. रूल ऑफ लॉ का फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर. मतलब आप किसी भी इंसान को तब तक पनिश नहीं कर सकते हो जब तक उसने लॉ को ब्रीच नहीं किया हो. एवर ही नहीं पनिश कर सकते हो, डिक्टेटरशिप नहीं है ये, ठीक है. सेकेंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ. ठीक है. मतलब क्या है? इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट. ये हमने पढ़ा था एग्जैक्टली ये. चाहे कोई रिच हो, पुअर हो, हाई हो, लो हो, ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, उसका इक्वल सब्जेक्शन होगा बिफोर लॉ टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी कोर्ट. ठीक है, राइट. थर्ड पॉइंट, the primacy of rights of individual, that is the constitution, is the result of rights of individuals as defined and enforced by courts of law rather than the constitution being the source of individual rights. अब ये जो थर्ड पॉइंट है ये इंडिया पे क्या लागू होता है ये हम देखने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट टू तो लागू हो रहे हैं, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि जो सोर्स है इंडिविजुअल राइट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. ठीक है, राइट. जो थर्ड पॉइंट है ये बोल रहा है कि सोर्स जो है इंडिविजुअल राइट्स का वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये बोला जा रहा है. बट ये इंडिया में ये थर्ड कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है. ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट्स जो है वो इंडियन सिस्टम पे अप्लाई होते हैं, यानी कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर. मतलब किसी को भी आप पनिश नहीं कर सकते हो जब तक कि वो लॉ ब्रीच नहीं करता. सेकेंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, ये भी अप्लाई होता है. लेकिन जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे अप्लाई नहीं होता है. इंडिया में आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका संविधान, दैट इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. ठीक है, इसलिए थर्ड कॉन्सेप्ट इंडिया पे अप्लाई नहीं होता है. इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका संविधान वो है सोर्स आपके इंडिविजुअल राइट्स का. ठीक है, ओके, राइट, दैट्स इट. इसके अलावा हम क्या करेंगे? आई थिंक अब आपको आर्टिकल 14 जो है वो अच्छे से समझ में आ गया है. ठीक है, इसमें समझने का अब कुछ ऐसा खास बचा नहीं है. ठीक है, एक और चीज मैं आपको बोल देती हूँ कि जो रूल ऑफ लॉ है, ऑफकोर्स थर्ड तो अप्लाई नहीं होता है इंडिया पे. पहले दो कॉन्सेप्ट्स जो है, रूल ऑफ लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है उस पर हम एक पूरा चैप्टर करने वाले हैं. बट जो बेसिक स्ट्रक्चर का ऑफकोर्स कुछ कुछ चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है, उसमें से रूल ऑफ लॉ एक चीज़ है जिसको बोला गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. इसीलिए इसको कभी अमेंड नहीं किया जा सकता, अमेंड करके इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. ठीक है, कल के दिन आके कोई गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती है कि हम रूल ऑफ लॉ हटा रहे हैं और हम ब्रीच नहीं भी अगर कोई लॉ को कर रहा है तो उसे कल से पनिश कर सकते हैं हमारा मन. ऐसा नहीं हो सकता है. ठीक है, ओके, इतना क्लियर है. रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए वो उसे अमेंड करके भी तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. ओके, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. अब हम देखने वाले हैं एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी. ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस है इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी के, जो अभी हमने आर्टिकल 14 पढ़ा. राइट टू इक्वालिटी नहीं, जो अभी हमने आर्टिकल 14 पढ़ा उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं. कौन से एक्सेप्शंस है हम देख लेते हैं. 361 एक आर्टिकल होता है. ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स को कुछ इम्यूनिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। आर्टिकल 361 होता है वो, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है मैं आपको अभी छोटा करके बता देती हूँ। जब हम गवर्नर और प्रेसिडेंट चैप्टर करेंगे तो डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी देखते हैं कि 361 में एक्चुअली क्या क्या चीजें हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर जो होते हैं, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज और हर ऑफिस। मतलब अगर उन्होंने अपनी ड्यूटी अपने ऑफिस में कोई भी तरीके की परफॉर्म की है, राइट, कैसे परफॉर्म की है, जो जो उन्होंने उनकी पावर्स है, परफॉर्मेंस ऑफ द पावर है या ड्यूटी है उनके ऑफिस की, उसके चीजों के लिए दे आर नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट, ठीक है, बोथ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर इन कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो इंस्टीट्यूट भी नहीं हो सकती और ना ही कंटिन्यू हो सकती है प्रेसिडेंट पे या गवर्नर पे ड्यूरिंग, कब, जब वो ऑफिस में हो। ऑफिस में मतलब जब उनका टर्म चल रहा हो, ठीक है, ठीक है। नो प्रोसेस फॉर अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर शैल बी इशूड फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट इशू नहीं हो सकता है अगेंस्ट प्रेसिडेंट या गवर्नर, कब, ड्यूरिंग देयर टर्म इन ऑफिस, ठीक है। जब वो ऑफिस में है, मतलब जब उनका टर्म चल रहा है, तो उन पे अरेस्ट वारंट और इम्प्रिजनमेंट इशू नहीं हो सकता है, प्रोसेस इशू नहीं हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है एक और, नो सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर शैल बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन कोर्ट in respect of any act done by him in her personal capacity, whether before or after she entered upon his or her office until the expiration of 2 months next after notice has been delivered to him. ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। नो सिविल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, नो सिविल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर शैल बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग their term, ठीक है, ड्यूरिंग their term of office in any court in respect of any act done by them in their personal capacity। तो पर्सनल कैपेसिटी पे जो उन्होंने एक्ट किया है, ठीक है, चाहे ऑफिस एंटर करने के पहले किया हो या ऑफिस एंटर करने के बाद किया हो, राइट, जब उनका टर्म चल रहा है तब कोई सिविल प्रोसीडिंग हो नहीं सकती अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months of after notice has been given, ठीक है। मतलब क्या है इसका मतलब, आई नो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। कोई भी सिविल प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट या गवर्नर पे इंस्टीट्यूट नहीं हो सकती while they are in office for any act done by them। कौन से एक्ट्स, चाहे वो एक्ट उन्होंने ऑफिस एंटर करने के पहले किए हो या बाद में किए हो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, वो तब तक उन पे सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं हो सकती जब तक एक्सपायरेशन ना हो 2 महीने का आफ्टर नोटिस हैज बीन डिलीवर्ड टू देम, ठीक है, ठीक है। नोटिस पीरियड के 2 महीने बाद तक सिविल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती इंस्टीट्यूट अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर जो कि ऑफिस में है, ओके, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सेप्शन जो कि था आर्टिकल 361।
सेकेंड एक्सेप्शन की बात करते हैं, राइट। नो पर्सन शैल बी लाइबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट in respect to publication in newspaper or radio or television of a substantially true report of any proceedings of either House of Parliament or legislature of state. ये है 361A। मतलब क्या है? कोई भी इंसान पे सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए वो लायबल नहीं होगा इन एनी कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू उसका जो पब्लिकेशन है, वो न्यूज़पेपर के थ्रू हो सकता है, रेडियो के थ्रू हो सकता है, टेलीविजन के थ्रू हो सकता है, ऑफ अ सब्सटैंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। अगर वो रिपोर्ट ट्रू है तो उस पे वो लायबल नहीं है टू एनी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग बाय एनी कोर्ट। ठीक है, ये 361A है। ठीक है, अब हम थर्ड एक्सेप्शन देखते हैं। नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट shall be liable to any proceedings in any court with respect to anything said or vote, any kind of vote given by him in parliament या फिर कमिटी। तो मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जब वो कोई वोट देते हैं इन पार्लियामेंट या कमिटी में, या जो भी उनका प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, उन पे कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है फॉर एनीथिंग दे से और एनी वोट दे गिव इन एनी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट या फिर पार्लियामेंट। मतलब आप समझ रहे हो ना, ये आर्टिकल 105 है। ओके, अगर कोई एमपी है वो कुछ बोलता है इन पार्लियामेंट या फिर वोट देता है, उन पे कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, ये मतलब है। ठीक है, 105 है। ठीक है, राइट। ये चीज स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर पे भी लागू होती है। ठीक है, यही सेम, और वो है आर्टिकल 194। तो हमने 361 पढ़ा फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, 361A पढ़ा for publication of a substantially true report by any person of proceedings of the House of Parliament or Legislature of State। थर्ड हमने जो एक्सेप्शन पढ़ा वो हमने पढ़ा आर्टिकल 105 for anything said by an MP or any vote given by him in Parliament or committee। ठीक है, उसमें उनकी they will not be liable for any court proceedings, right। एंड 194 पढ़ा जो कि सेम चीज है फॉर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। राइट, इतना क्लियर है। एक और एक्सेप्शन, बहुत इजी एक्सेप्शन है, वो हम पढ़ लेते हैं। फॉरेन सॉवरेन्स जो हैं यानी रूलर्स या एम्बेसडर्स, ठीक है, सॉवरेन्स की बात हो रही है, एम्बेसडर्स या डिप्लोमैट्स, इनके पास इम्यूनिटी होती है फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। फॉरेन सॉवरेन्स, एम्बेसडर्स, डिप्लोमैट्स, इनके पास इम्यूनिटी होती है फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो आप में से कई लोग इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहते होंगे, तो आपने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के बारे में सुना होगा, उसके बारे में आप पढ़िए, आपको पता चलेगा। ठीक है, यूएनओ और उसकी जो एजेंसीज हैं दे ऑल्सो एंजॉय डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ठीक है, ये एक और एक्सेप्शन हो गया। अब बस एक एक्सेप्शन बचा है और उसके बाद आर्टिकल 14 खत्म हो जाएगा। वो एक्सेप्शन है आर्टिकल 31C। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका बोलना है
कि लॉज मेड बाय स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग, क्या इंप्लीमेंट करने के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन क्लॉज बी और सी of Article 39 cannot be challenged on the ground that they violate Article 14. क्या मतलब है इसका? डीपीएसपी आप खोलेंगे आज, देखेंगे कि 39 बी और सी क्या है. आई वॉन्ट यू टू सी. ठीक है, डीपीएसपी खोलो और 39 बी सी देखो. 39 बी सी को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई लॉ है तो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता सेइंग दैट इट वायलेट्स आर्टिकल 14. और इस एक्सेप्शन को कहां डाला गया है? आर्टिकल 31C में. तो आर्टिकल 31C बोलता है कि लॉज इंप्लीमेंटिंग डीपीएसपी आर्टिकल 39 बी एंड सी राइट आर एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 14. मतलब ये नहीं बोला जा सकता कि ये लॉज जो है, जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं डीपीएसपी 39 बी और सी, ये वायलेट कर रहे हैं आर्टिकल 14 को. ठीक है, इस बेसिस पे इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता. आर्टिकल 14 को वायलेट करने के बेसिस पे इन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता इन लॉज को. सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना है कि वेयर आर्टिकल 31C कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज आउट. ठीक है, आई नो ये थोड़ा सा लेंदी था वीडियो, बट ट्रस्ट मी इतनी ही डिटेल में आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं. ठीक है, लक्ष्मीकांत में जितना दिया हुआ था आई हैव डन विथ यू. आर्टिकल 14 कंप्लीट हो गया है, इसे डिटेल में पढ़ो, एक एक चीज़ को बार बार सुनो, बार बार रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा. ये बाय हार्ट आपको पता होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस, बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे क्लॉजेस में फंसाया जाता है. आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल क्या बोल रहा है. कुछ ही आर्टिकल्स है जो आपको बाय हार्ट याद रखने हैं. फंडामेंटल राइट्स उनमें से एक चीज़ है जो आपको बाय हार्ट याद रखनी है. ठीक है, इसलिए हम इसको डिटेल में कर रहे हैं और एक एक वीडियो को एक एक आर्टिकल के लिए लिटरली दे रहे हैं. पूरा पूरा वीडियो लग जा रहा है एक आर्टिकल में. ठीक है, क्योंकि हम एक्सेप्शंस भी कर रहे हैं, समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है उस आर्टिकल में. तो आज हमने आर्टिकल 14 किया. ऑल द बेस्ट. आई होप आई वॉज एबल टू